हेलो बच्चों, नमस्ते। कक्षा 10 की विज्ञान विषय के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हमारा पाठ 7 चल रहा है और 7 पाठ में आज के इस वीडियो में बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कि संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। और इन टॉपिक्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स में से कई बार कोई भी 1 या 2 पुटअप होकर आ जाते हैं और उनकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखेंगे हम, और वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर करो और कमेंट ज़रूर करो, जिससे हमको पता चले कि आप लोग भी वीडियो को देख रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों संयोजकता की। किसी भी तत्व की या परमाणु की जो संयोजकता होती है उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो वैसे तो छोटी क्लासों से ही आपको यहाँ पर मैं समझाता आ रहा हूँ कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वो निर्भर करती है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इस बात को आप जानते हो। और ये आपको कई बार बताया गया है कि तत्व अपने बाह्यतम कोश में से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा ग्रहण करता है उन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही उस तत्व की संयोजकता होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको संयोजकता की मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना? तो चेक करो। किसी तत्व के एक परमाणु से किसी तत्व के एक परमाणु से, ध्यान से देखना है बेटा, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अथवा संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या के आधे को संयोजकता कहते हैं। है ना अजीब सी परिभाषा? तो संयोजकता में यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी तत्व या परमाणु है और उस परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु या संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणुओं की जो संख्या है उसका आधा संयोजकता कहलाता है। ठीक है ना? तो ये संयोजकता के बारे में सबसे पहले दी गई एक अपरिकल्पना थी जिसको हमने यहाँ पर आपको लिखा है। लेकिन इस मॉडर्न एज में संयोजकता को आप किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? आपको संयोजकता ध्यान में रखनी है कि तत्व के बाह्यतम कोश में से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको यही परिभाषा याद करनी है। ठीक है ना? क्योंकि आवर्त सारणी में इस संयोजकता का जो मान होता है और ये जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों दी गई थी। देखो बच्चों,
मेंडेलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो मेंडेलीफ ने अपने आवर्त सारणी को बनाते समय तत्वों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया था और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था। तो भौतिक गुणों का अध्ययन तो आराम से हो जाता है उनकी उपस्थिति और परिस्थिति के आधार पर, लेकिन रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडेलीफ ने किसी भी तत्व के अगर रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था मेंडेलीफ ने, तो उस टाइम पर उसने दो तत्वों का चुनाव किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मेंडेलीफ ने ऑक्सीजन से तो अभिक्रिया करके तत्वों के ऑक्साइड बनाए और उनके गुण लिखे, और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके उसके हाइड्राइड बनाए और उनके गुण लिखे। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड के आधार पर उसने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में अध्ययन किया था। और आपको पता है कि सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी में उनका आधार बदला है, बाकी भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन तो सेम वही किया गया है। इसलिए यहाँ पर संयोजकता की परिभाषा ये दी गई है। ठीक है, अब देखो ये आवर्त और वर्ग में किस तरह से परिवर्तित होती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता में 1 से 4, संयोजकता में 1 से 4 तक वृद्धि होती है। पहले आवर्त की +1, दूसरे आवर्त की +2, तीसरे आवर्त की +3, चौथे आवर्त की +4। तो 1 से 4 तक आवर्तन की संयोजकता तो वृद्धि हो रही है ना। फिर घटती जाती है, फिर घटती जाती है, फिर आगे घट जाती है क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कम होती है, घटती जाती है। जबकि वर्ग में संयोजकता स्थिर रहती है, जबकि वर्ग में संयोजकता स्थिर रहती है। जैसे पहले वर्ग की संयोजकता सभी तत्वों की +1 है, ठीक है ना। वर्ग 18 की संयोजकता 0 होती है। 18वें वर्ग को 0 वर्ग के तत्व भी तो कहते हैं, इसलिए उन कहते हैं ना 0 वर्ग के तत्व, क्योंकि उनकी संयोजकता सवन की कैसी होगी, 0 होगी, 0 होती है। अक्रिय गैसें हैं, किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। अगला बिंदु नोट करता हूं बच्चों में, परिवर्ती संयोजकता। बहुत सारे शब्दों को क्लियर कर रहा हूं मैं। परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता कहते कहेंगे। तो परिवर्ती संयोजकता को परिभाषित करते हैं हम। तो बच्चों देखो, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं, परिवर्ती संयोजकताएं। इनको ही परिवर्ती संयोजकताएं कहते हैं।
एक से अधिक संयोजकता दिखाने का मतलब बताऊं आपको। जैसे देखो आयरन है, इसकी 2 संयोजकता दिखाता है ये, एक तो Fe+2 होती है और एक Fe+3 होती है। कॉपर है, 2 संयोजकता दिखाता है, Cu+1 और Cu+2 दिखाता है 2 संयोजकता, है ना। ऐसे ही मरकरी है, Hg+1 Hg+2, ये भी 2 संयोजकता दिखाता है। इसी तरह से लेड है, सीसा, वो भी 2 संयोजकता दिखाता है, +2+4। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो एक से अधिक संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? परिवर्ती संयोजकता। ठीक है ना। उदाहरण लिखता हूँ मैं, वो उदाहरण तो आपको वैसे समझाए मैंने, लेकिन आपके आवर्त सारणी में से मैं उदाहरण लिखता हूँ। जैसे डी ब्लॉक के तत्व और कौन से दिखा देते हैं, तथा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, ये सब डी ब्लॉक के ही हैं। ये इसके उदाहरण हो गए। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन से तत्व परवर्ती संयोजकता दिखाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। अरे ये दोनों कौन से ब्लॉक में आम है? एफ ब्लॉक में ना आम है कहिए, आवर्त सारणी के नीचे। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों फटाफट से लिखो इसको, अगले कुछ पॉइंट्स लेता हूँ मैं। देखो अगला टर्म है ऑक्सीकरण अवस्था। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जिस चीज़ को हम संयोजकता के नाम से जान रहे हैं ना, जिसको हम संयोजकता कह रहे हैं, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो जैसे आप बड़ी कक्षा में जाओगे ना, तो संयोजकता की जगह पर आप ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ोगे। संयोजकता की जगह पर आप क्या पढ़ोगे? ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है ना। तो इसको परिभाषित कर दें हम, विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु जितने किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से, किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? वही उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है।
कोई ज़्यादा कठिन परिभाषा ना है, बड़ी साधारण सी परिभाषा है भाई। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो जितनी संख्या में आवेश लेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा वही संख्या उस तत्व की क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है ना। अगला पॉइंट है बच्चों, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको परिभाषित करते हैं, जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु एक ही तत्व के दो समान परमाणु सह संयोजक बंध से जुड़े हों, सह संयोजक बंध से जुड़े हों, सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो उन दोनों परमाणुओं के जुड़े हों तो उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, नाभिकों के दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। देखो या को मैं एक चित्र में तैयार कर जाए। सहसंयोजक जब बंध बनता है तो तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो HCl ये सहसंयोजक बंध है। ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन का और क्लोरीन का जो साझा हो रहा है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो सहसंयोजक बंध से बंधे दो एक ही तत्व के दो परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं, असमान परमाणु भी हो सकते हैं। एक ही तत्व के दो समान परमाणु भी हो सकते हैं और ये असमान परमाणु भी हो सकते हैं। चलो मैं समान परमाणु ले लेता हूँ। जैसे H2 की बात करूँ मैं तो हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बंध बना दिए और ये दोनों हाइड्रोजन बंध कैसे बना में, एक इलेक्ट्रॉन तो यह हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। ठीक है। दोनों ने साझो कर लिया और आपस में मिलकर क्या बना लियो, बंध बना लियो। तो देखो भाई साहब ये एक परमाणु हो गया। अब अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा। देखो दोनों हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये स्थायी हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो एक हाइड्रोजन परमाणु आएगा, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु आएगा। ठीक है ना। ई गोला मैंने खींचो या जगह प्रकाल रखे हैं और ई खींचो या जगह पे के। तो बेटा याते का कहेंगे हम नाभिक, ये दोनों के कहेंगे नाभिक। तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ले लो और इसका आधा कर दो, ये आधा होएगा। तो यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो त्रिज्या कहलाएगी ये सहसंयोजक त्रिज्या है। RC लिख रहा हूँ मैं। C मीन्स होता है कोवेलेंट और R का मतलब रेडियस। ठीक है ना। RC सहसंयोजक त्रिज्या। समझ में आ गई होगी चित्र के माध्यम से। ठीक है ना। दो परमाणु ले लिए और दो परमाणुओं के बीच की दूरी
दो परमाणुओं के जो नाभिक है उनके बीच की दूरी का आधा क्या कर दिया हमने, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है भैया वान डर वाल त्रिज्या। अगला बिंदु है वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या किसको बोलेंगे? ठीक है, तो देखो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित, एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित, अनाबंधित को मतलब है बिन के बीच में बंध ना बन रहो, समझ गए? अनाबंधित को मतलब क्या है गो, उन दो परमाणुओं के बीच में क्या नहीं है, बंध नहीं है। अनाबंधित अणुओं के, अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं, अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा। वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। वान डर वाल एक वैज्ञानिक को नाम है, और यानी ये जो परिभाषा दी ये अपने ही नाम पर देते ही। ठीक है। अब देखो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच, जैसे ये चौक है ठोस अवस्था में, या मैं चौक के दो अणु आपस में एक दूसरे के नज़दीक तो रखे होंगे लेकिन उनके बीच में बंध नहीं बना होगा। तो दो अणु ले लिए और दो अणुओं के दो अणुओं के परमाणु कितने कहे गए, 4, और बिन परमाणुओं के बीच की दूरी को कहा होगा आधा। तो देखो ये एक अणु बना रहा हूँ मैं, एक अणु को निर्माण हुआ, देखो ये हाइड्रोजन को अणु मैंने बनाया हो ना, तो दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में इस तरह से बंधित हुए थे, तो इस तरह से ये एक अणु बन गया। ठीक है ना, एक अणु बन गई, छोटे बड़े एक दी से बोला, चलो कोई बात ना है। और दूसरा अणु बनाओ, ये दूसरा अणु है को, ठीक है। एक अणु तो ये है देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा अणु है को, तो मैं यहाँ लिख दूँ अणु 1 और यहाँ लिख दूँ अणु 2। ठीक है। अब ये ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणु, दोनों के बीच में यहाँ कोई बंध बन रहा है का, ना बन रहा हो, बंध बनता हो तो ऐसी स्थिति होती। समझ के बात? अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा। अब देखो या को मैंने गोला खींचते तो यहाँ पॉइंट लगेगा, या को यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी कि या को नाभिक तो ई है गो, और या को नाभिक है गो ई। तो ई अलग परमाणु है गो दूसरे अणु को, ई अलग परमाणु है गो पहले अणु को, दो अलग अलग परमाणु एक नहीं होंगे, इनके बीच की दूरी लिप गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी आ गई, और या को आधो। ई जो त्रिज्या बनेगी इसको कहते हैं हम वान डर वाल त्रिज्या, RW का मतलब वान डर वाल त्रिज्या। ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए,
नोट करके लिख दूँ मैं, ये जो वान डेर वाल त्रिज्या होती है ना, वान डेर वाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। ठीक है, तो वान डेर वाल त्रिज्या RW इज ग्रेटर देन RC, ये संबंध होता है वान डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या में। तो बच्चों समझ में तो आ रही होगी, खूब चित्र के माध्यम से बढ़िया तरह से आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना, तो चेक करो इन्हें और फटाफट से नोट करो। अगला बिंदु हमारा रह रहा है अभी धात्विक त्रिज्या वाला। तो देखो अगला पॉइंट नोट कर रहा हूं मैं, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या मेटालिक रेडियस कैसे परिभाषित करेंगे? धातुओं के क्रिस्टल जालक होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? धातुओं के क्रिस्टल जालक होते हैं। और धातुओं के जो क्रिस्टल जालक होते हैं, उस क्रिस्टल जालक के अंदर धातु के परमाणु रखे होते हैं, और धातु के परमाणुओं जो नज़दीक स्थित हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को ही हम बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। ठीक है ना, तो धातु के क्रिस्टल जालक में धातु के क्रिस्टल जालक में नज़दीक स्थित, धातु के क्रिस्टल जालक में नज़दीक स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना, क्रिस्टल जालक होगा और क्रिस्टल जालक में नज़दीक स्थित होंगे दो परमाणु और इनके नाभिकन के बीच की दूरी का आधा। जैसे आप कोई भी क्रिस्टल जालक बना दो, ठीक है ना, इसके अंदर धातु के परमाणु किस तरह से रखे होते हैं, इस तरह से। ठोस अवस्था में होती हैं धातुएं, तो इसी अवस्था में होंगे। अब इनमें से आप कोई भी दो परमाणु ले लो और दो परमाणुओं, क्रिस्टल जालक में स्थित दो परमाणुओं के जो ये नाभिक हैं, इनकी बीच की दूरी ले लो और बीच की दूरी को आधो कर दो। ठीक है ना, भाई काकेंगे हम धात्विक त्रिज्या। क्लियर है बच्चों? तो देखो आज के इस वीडियो में हमने कितने बिंदुओं को यहाँ पर परिभाषित किया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं बच्चों। आप लोग कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, इनमें से कोई ना कोई एक परिभाषा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछ ली जाती है। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से इन सभी परिभाषाओं को पढ़ना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। ठीक है स्टूडेंट्स?